हेलो। ओके। इसमें तो मामला ही नहीं है दीदी। लो ही ले जाओ। ऑफिस वही करते हैं यार चेक। बोला उन्होंने 2 3 दिन में कर देंगे, थर्सडे तक बोला था। आंसर शीट तो भेज दी थी ना मैंने, उससे मिलाए। सही आ रहे हैं ना? तो मैं करता ही नहीं यार कभी चेक। एमसीक्यू में टाइम ही नहीं होता। चेक तो दूसरे से करवाता हूँ, आउटसोर्सिंग। थैंक यू थैंक यू। हेलो। हाँ भाई, ध्यान देंगे सभी लोग। हेलो हेलो। देखो, दूसरी यूनिट स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज। और मैं फिर बोल रहा हूँ, नेशनल इनकम 15 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये 15 आराम से अपन गेन कर सकते हैं। तो ये 15 नंबर में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो 45 माइक्रो इकोनॉमिक्स और 15 ये 60, इसमें कोई गड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना सब लोग, स्टार्ट करते हैं। ये जो यूनिट है नेशनल इनकम के अंदर, होंगे। देखो भाई, अभी हमने फर्स्ट इससे यूनिट पढ़ी थी। अभी जो सेकंड यूनिट है इसको पढ़ रहे हैं, इसका नाम है कीनेशियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। ध्यान देना सब लोग। अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा नेशनल इनकम को कैसे कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो कौन निकालता है, क्या कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं उसमें, क्या मेथड्स हैं, वो अपन ने पढ़ा है ना। तो अब हम कुछ और पढ़ेंगे। ध्यान देना सब लोग। थोड़ा सा बैकअप इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। नोट्स में भी लिखना है। द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s was the greatest economic crisis the western world has ever experienced। आज तक का सबसे बड़ा ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, सबसे बड़ा डिप्रेशन जिसे माना जाता है, वो कब आया था? 1929 से, बेसिकली 29 से 1932। तो ये 4 साल तक रहा। और एग्जैक्टली तो 4 भी नहीं, उसके भी 2 साल बाद तक रहा था। बहुत बड़ा डिप्रेशन, सोचो, इकोनॉमिक डिप्रेशन। मतलब पैसे से आदमी परेशान कितने समय तक?
4 साल भी नहीं, 6 साल तक ही रहा एक्चुअली। तो बहुत ज्यादा ग्रेटेस्ट बोला जाता है, मतलब ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिव डिप्रेसिव टाइप टाइम था। बहुत ज्यादा परेशानी थी लोगों को, काम धंधे मतलब बंद होते जा रहे थे, बंद हो ही गए थे और होते जा रहे थे, खत्म होते जा रहे थे। लोग बेरोजगार होते जा रहे थे, एक दूसरे के दुश्मन होते जा रहे थे। लोगों को रोजगार नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बच्चे बेचने को तैयार थे। बच्चे, अरे किड्स खुद के बच्चों को बेचने के लिए तैयार थे। तो ऐसा बहुत बुरा समय था उस टाइम, है ना। तो सोच लो यार, बहुत कितने टाइम थोड़ी होता है। सो क्या हुआ, उस टाइम की बात है, अच्छे से याद रखना, समझना है इस बात को। क्या होता था कि वो जो पुराने इकोनॉमिस्ट थे ना, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, उनकी बातें मानी जाती थी हमेशा, ठीक है। और ये लोग क्या कहा करते थे, जिसमें एडम स्मिथ और ये सब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, इनका मानना था कि भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। गवर्नमेंट की दखलंदाजी इकोनॉमी में नहीं होनी चाहिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सरकार को कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट रोल्स इज टू ओनली, गवर्नमेंट के सिर्फ 3 काम होने चाहिए। क्या? देश में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, बाहरी ताकतों से, एक्सटर्नल थ्रेट से बचाना, और तीसरी बात, तीसरी होती है मतलब पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करना, स्कूल, कॉलेज, पार्क, ये सब बनाना, बस, अस्पताल। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का ये कहना था, बोले यार गवर्नमेंट तुम काम धंधे में दखलंदाजी मत करो, हम पे छोड़ दो, प्राइवेट सेक्टर पे, प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हेन टू, जो भी करना है, ठीक है, आप उसमें इंटरफेरेंस नहीं करोगे। आपका काम सिर्फ क्या है, वही करो, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो, बाहरी ताकतों से बचाओ, और क्या करो, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करो, बस, ठीक है। तो इकोनॉमी में जहां दिमाग मत लगाओ, इंटरफेयर मत करो, दखलंदाजी कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा उनका कहना था क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का। और सब मानते भी थे उनको, तो वो तो यही मानते रहे। तो यूएस हो गया, यूके हो गया, ये जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज थी, यहाँ पे गवर्नमेंट कोई कोई भी इकोनॉमिक रोल प्ले करती नहीं थी। इकोनॉमिक फंक्शंस गवर्नमेंट प्ले कर ही नहीं रही थी, क्योंकि भाई उन्होंने बोला, तो गवर्नमेंट ने भी बोला, बोले ठीक है, तुम ज्यादा हीरो बन रहे हो ना, तुम बोल रहे हो, बोले नहीं कर, हाँ ठीक है, हम नहीं करेंगे इंटरफेयर। और उसी का नतीजा हुआ क्या, इकोनॉमिक डिप्रेशन तो चलो आता रहता है ना, लेकिन इतने लंबे समय तक क्यों रहा? क्योंकि जो उसको ठीक कर सकता था, तुमने उसी को क्या कर रखा था, चुप। भाई गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समझ में आया। गवर्नमेंट ये जो इकोनॉमिक डिप्रेशन, रिसेशन आती है, इसको ठीक करने के लिए केपेबल है, लेकिन तुमने तो उसी को क्या बोल रखा था, बोले तो चुप रहे, साइड में बैठ जा, कुछ मत बोल। तो वो भी बढ़िया तमाशा देख रहे थे। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, 4 साल हुआ, ठीक ही नहीं हुई। तब जाके अंत में वापस किसके पास गए, लोग, भाई जो इकोनॉमिस्ट के पास, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जिनकी बात मानते थे, उन्हीं के पास गए, गुरुजी के पास अपने। बोला यार गुरुजी बताओ, आपने कहा था ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन बोला आप इसको सॉल्व करो, इतना 4 साल से बेरोजगारी पड़ी है, परेशान हो रहे हैं हम, उसको ठीक करो। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट से हाथ जोड़ के बोला, भैया अपने को नहीं पता कुछ भी, अपने तो बस की नहीं है। तो जिससे ज्ञान लेते थे वो गुरुजी क्या कर गए, सरेंडर, बोले नहीं नहीं अपने बस के नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट अपन सॉल्व नहीं कर सकते, ये तो परसिस्टेंट हो गया, घुसी गया अंदर, इसको अब ठीक नहीं किया जा सकता। बहुत हाथ जोड़ लिए, ठीक है। फिर उसके बाद ये कई अदर इकोनॉमिस्ट के पास गए, वहां के लोग, वहां के जो वो थे देश, वो कई और इकोनॉमिस्ट के पास गए, उन्होंने पूछा, बोला यार कैसे इसको ठीक करें अनएम्प्लॉयमेंट को। तो उन्होंने बोला बोला एक ही चीज ठीक कर सकती है, क्या, गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर सरकार क्या करे, स्पेंडिंग, खर्चा, क्या बनाए, रोड्स बनाए, ब्रिजेस बनाए, डैम्स बनाए, सीपोर्ट्स बनाए, एयरपोर्ट्स बनाए, अगर ये सब चीजें बनाए तो इससे क्या क्रिएट होगा, एम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट ही एक चारा है जो क्या कर सकता है, ठीक कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को, ऐसा उन लोगों ने बोला। तो फिर इन्होंने बोला, बोला यार, बोला आपका ये जो आप बोल रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, ये जो एडवाइस हमको दे रहे हो, क्या इसके पीछे कोई बैकअप है, कभी ऐसा किया है आपने पहले, कोई थ्योरी है क्या, इसको एविडेंस, कोई सबूत भाई, जिससे कि आप इसको प्रूव कर पाओगे सही जवाब, सही दे रहे हो हमको एडवाइस। तो उन्होंने बोला, बोला नहीं, थ्योरी तो नहीं है। तो फिर 1936 में एक आदमी जिसका नाम था जे एन कीन्स, जो कैम्ब्रिज में रिसर्च कर रहा था इस चीज पे, उसने वो जो ये बात थी, बात तो सही थी, उन्होंने बात, जो अदर इकोनॉमिस्ट ने जो बात बोली थी वो सही थी कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक किससे किया जा सकता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग से। तो कीन्स ने उसके लिए एक प्रॉपर बुक बनाई, थ्योरी बनाई, और उस दिन से दुनिया में 2 इकोनॉमिक्स चालू हुई,
अदरवाइज इकोनॉमिक्स एक ही होती थी तब तक, कोई नहीं जानता था दो होती है माइक्रो और मैक्रो, वो जो भी होती है वो माइक्रो ही होती थी, मैक्रो होती नहीं थी। समझ रहे हो, देश के लिए देश वाली इकोनॉमिक्स कुछ होती ही नहीं थी। तो जेम कीन्स ने 1936 में एक किताब लिखी और उस किताब का नाम था क्या, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, एंड विद दिस बुक ही गेव द फर्स्ट थ्योरी ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, और उस दिन से इसको माना जाता है एज द फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। जॉन मेनार्ड कीन्स को माना जाता है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो याद रखिएगा, थोड़ी स्टोरी इसमें लिखी हुई है, ये सब आपको पढ़नी है, लिखनी भी है पॉइंट्स बना के। क्लासिकल इकोनॉमिक्स, पुराने वाले डोगरों का क्या मानना था, वो इसको ठीक ही नहीं कर पा रहे थे, उन्होंने तो हाथ जोड़ लिए थे ना। दे हैड नो आइडिया, नो वेल डेवलप्ड थ्योरी, ठीक है, दैट वुड एक्सप्लेन दिस अनएम्प्लॉयमेंट, नॉर एनी पॉलिसी और प्रिस्क्रिप्शंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो भाई वो गए क्लासिकल इकोनॉमिक्स के पास, और उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, कोई सॉल्यूशन नहीं था अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए। सो देन दे वेंट टू अदर इकोनॉमिस्ट। अदर इकोनॉमिस्ट ने क्या एडवाइस दिया, बोलो, अरे बोलो। द अदर इकोनॉमिस्ट रेकमेंडेड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग एज अ वे ऑफ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। लिख दोगे? तो अदर इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किया, बोले यार गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज द वे, ये है तरीका अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का। क्लियर है? लेकिन उनके पास इसके लिए कोई बैकअप सबूत था नहीं उनको देने के लिए, ठीक है। दे हैड नो मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी बिहाइंड बिहाइंड टू जस्टिफाई देयर रिकमेंडेशंस। होता है ना, अपन किसी को ज्ञान देते, तो अगर मैं उसका सबूत दिखा सकता हूं आपको तो आप क्या विश्वास कर लोगे उस चीज पे। लेकिन अगर मेरे पास कोई बैकअप ही नहीं है, थ्योरी कोई, समझ रहे हो, तो आप उसमें क्या करोगे, हो सकता है विश्वास ना करो, बोले अरे ऐसे ही बोल रहा हूं। सही है कि नहीं है? अरे समझ रहे हो ना मेरी बात, वो है। तो उनके पास उसका कोई वो नहीं था, थ्योरी नहीं थी बैकअप के लिए, समझ रहे हो, उसको जस्टिफाई करने के लिए। मतलब जस्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, जस्टिफाई, मान ली सर, ठीक है। तो फिर कौन आया उसको जस्टिफाई करने के लिए, किसने एक थ्योरी दे दी, उस बात को एकदम ठप्पा किसने लगा दिया, स्टैंप किसने लगा दिया, जेएम कीन्स ने। बोले ये लो मैं देता हूं थ्योरी, बुक बना दी एक पूरी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड money in 1936. Since then there are two types of economics, micro और macro. अदरवाइज दुनिया में एक ही चलती थी। आई बात समझ में सबको? पक्का? ये सबके नोट्स में होनी चाहिए ये सारी बातें। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2 क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, पॉइंट नंबर 3 अदर इकोनॉमिस्ट, ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4 कीन्स वाली बात। स्क्रीनशॉट लेना बेटा ऑनलाइन। प्रगति है क्या? ओके। हाँ भाई, देखो भाई सामने देखना, इसके बढ़िया से नोट्स बनाना। मैं पहले ही बोल रहा हूं, द ओनली थिंग विच कैन सेव यू इन अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो एंड इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो इज योर नोट्स। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट्स को हेल्प करने के लिए होता है, ठीक है, होता था, लेकिन जब से नया कोर्स आया तो डिफिकल्ट हो गया बहुत ज्यादा। तो डिफिकल्ट एज सच नहीं है, बात यह है कि हम उसको अपने नोट्स नहीं बनाते, तो क्या बुक में तो बड़ा हैवी लगता है वो। आप मत बनाओ नोट्स, आपके लिए ये नरक बन जाएगा, फटेगी, इसको रिवाइज ही नहीं कर पाओगे आप, रिवीजन ही नहीं कर पाओगे। बट इफ यू आर मेकिंग नोट्स देन आपको वो इतना सा लगेगा और वो फटाफट रिवाइज हो जाएगा। समझ में आया? ये पहले ही बता रहा हूं भैया। हाँ भाई चलो, उसके बाद ये वाली बात भी नोट्स में लिखनी है। कीन्स ने ये जो किताब लिखी उसमें बहुत सारे टॉपिक्स में उसने डिस्कशन किया, बहुत सारी काम की बातें उसने समझाई, जिनमें नाम याद रखिएगा 3 बात का। ऑब्वियसली नाम ही बता सकता हूं अभी। पहला, ये तो इस चैप्टर में ही पढ़ाऊंगा ये वाली बातें। उसने समझाया द रिलेशन ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। अरे जब आदमी के पास इनकम होती है तो इनकम, जब इनकम होती है तो 2 ही काम करता है, कंजम्पशन करता है और सेव करता है। भाई खर्च करेगा, और अगर पूरा खर्च नहीं किया, इफ सम पार्ट इज अनस्पेंट तो इट इज कॉल्ड सेविंग्स। जरूरी नहीं ना पूरा खर्च करेगा, तो कंजम्पशन करता है और सेविंग करता है। तो आदमी इनकम से ये काम करता है। तो वो इसने इनकम और कंजम्पशन का रिश्ते का समझाया है। तो ये बुक लिखी उसने, उसमें इस रिलेशन को समझाया, द रिलेशन ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। और क्या समझाया सर? एक चीज होती है मल्टीप्लायर, जो मैं भी समझाऊंगा, ठीक है, वो समझाया इसने। एक समझाया इसने कंजम्पशन टू इनकम, और इसने एक और बात समझाई, दैट हाउ द चेंज इन डिमांड कैन लीड टू लार्जर शिफ्ट्स इन आउटपुट।
एग्रीगेट, भाई सबसे पहले तो मेन वर्ड ही क्या था भाई का, जेएम कीन्स का मेन वर्ड जीवन में क्या था, एग्रीगेट डिमांड। कभी भूलना मत, कभी भी अटक जाओ तो ये याद रखना, एग्रीगेट डिमांड वाज हिज मेन वर्ड। जब वो उसकी दादी मरी थी तो उसके कान में यही दो शब्द फूंक के गई थी, बोला ये ले, इस पे मेरा आशीर्वाद है, कभी भी कहीं भी अटके ये शब्द बोल देना, तेरा मजे ही मजे हो जाए। समझ में आ गई मेरी बात? तो फिर मजे ही मजे हैं उसको दुनिया में, यही बोल देता है जब कुछ नहीं आया तो, और ये सही बात रही उसकी ज्यादातर। तो याद रखिएगा, ये नोट्स में यही लिखना है, पूरा लाइन ही नहीं भरनी है, रट्टा नहीं मारना है। तो पहला क्या समझाया, रिलेशनशिप ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। दूसरा क्या समझाया, मल्टीप्लायर। तीसरा गोला जो बना रहा हूं क्या लिखा मैंने, एग्रीगेट डिमांड, हाउ इट कैन लीड टू लार्जर शिफ्ट इन आउटपुट। जब लोगों की डिमांड में चेंज आएगा, देश की डिमांड में चेंज आता है, तो क्या इससे आउटपुट में कोई प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। अरे डिमांड क्रिएट सप्लाई, क्यों नहीं पड़ेगा? डिमांड बढ़ेगी अगर देश की, तो क्या आउटपुट में चेंज नहीं आएगा? आएगा। इसका भी उसने को समझाया है। दूसरी बात, ये टॉपिक बता रहा है वो सिर्फ नाम नाम, चैप्टर नंबर 8 में पढ़ाऊंगा लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, वहां पे भी कीन्स वापस आएगा। तो कीन्स ने अपनी किताब में इसका भी काफी बातचीत करी है, किसके बारे में, लिक्विडिटी प्रेफरेंस के बारे में, कि भाई हम सारा का सारा बैंकों में नहीं जमा कराते, हम हाथ में लिक्विडिटी रखना भी प्रेफर करते हैं। तो उसके बारे में भी इसने कई चीजें समझाई हैं जो ऑब्वियसली कहां डिस्कस करूंगा चैप्टर 8 में ना। उससे पहले कैसे कर दूं, अभी तो सिर्फ नाम बता सकता हूं, तो ये लिख देना नाम। उसके बाद ये भी लिख देना, हाउ मॉनेटरी पॉलिसी कैन अफेक्ट द इंटरेस्ट रेट्स एंड एग्रीगेट डिमांड। ये सब लाइन लिखना है नोट्स में। और फिर तीसरी चीज सुनिएगा, हाउ द शिफ्ट्स इन एक्सपेक्टेशंस, how the shift in expectations are a major factor behind shifts to demand and output। लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं फ्यूचर को लेके, उससे भी डिमांड और आउटपुट पे प्रभाव पड़ता है। तो इसके बारे में भी उसने समझाया। मतलब आज अपन करंट के बारे में तो सोचते ही हैं, साथ में भविष्य के बारे में भी सोचते हैं। सो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उससे हमारी फ्यूचर में डिमांड पे प्रभाव पड़ता है, और डिमांड पे पड़ेगा तो आउटपुट पे भी पड़ेगा। आज भाई मेरे को थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा अभी, मतलब एज एन मतलब इंडिया में, तो मेरा बहुत टाइम से चल रहा है कि मैं बाहर जाने का चल रहा है। सो मे बी दिस इज द लास्ट ईयर और समथिंग लाइक दैट। सो चल रहा है वो ना, बट क्लैरिटी नहीं है दिमाग में, बहुत कंफ्यूजन है ये और वो। सो कंट्री को लेके भी कंफ्यूजन है कि किस जगह जाऊं, ठीक है। सो बहुत कंफ्यूज सा मामला है। तो इसलिए जो मेरी डिमांड है वो क्या है, मैं चीजें डिमांड ही नहीं कर रहा, खर्चा कर ही नहीं रहा, क्यों करूं जब मेरे को क्लैरिटी, समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं नई गाड़ी नहीं खरीद रहा हूं खुद के लिए। सो मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। सो आई एम नॉट मेकिंग सम इन्वेस्टमेंट्स। तो मैं क्या कर रहा हूं, डिमांड कम रख रहा हूं। क्यों? क्योंकि आई एम हैविंग पेसिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है भविष्य के बारे में, समझ रहे हो। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर मेरे को मान लो क्या हो, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशंस होगी तो डिमांड बढ़ेगी, सिंपल है। तो आज जो जैसे इंसान की बात कर रहा हूं वैसे देश की भी होती है। सो अगर देश में कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं, पॉजिटिव, तो डिमांड का लेवल बढ़ेगा, सबका डिमांड का लेवल बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा। तो खैर अभी इतना क्यों समझाना, ये कोई टॉपिक ही नहीं आएगा। बात सिर्फ नाम याद रखने हैं कि उसने जो मेन उसकी बुक थी उसमें मेन 3 बातें कौन सी करी। पहली, रिलेशन ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। दूसरा मतलब उसी में ही मल्टीप्लायर के बारे में बात समझाई उसने, समझाया। फिर दूसरी बात में लिक्विडिटी प्रेफरेंस को समझाया कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स को अफेक्ट करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? आरबीआई, बाप ऑफ ऑल बैंक्स। देश में हमारा कौन है? सारे बैंकों का बाप कौन? आरबीआई। तो आरबीआई बनाता है मॉनेटरी पॉलिसी। तो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्ट करेगी, कैसे चीजें होती है, डिमांड को इफेक्ट करेगी, वो सब हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 में। और चैप्टर ये इसमें 3 में मैंने बता ही दिया। तो बस ये नाम नोट्स में होने चाहिए। व्हाट आर द 3 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स? ये 3। अगर चौथा डाल दे इसके अलावा तो काट देना, लो वो तो नहीं था। पिक्चर मेमोरी क्रिएट करो। सर मैं बोले यार 3 पढ़े थे, चौथा कुछ भी आ जाए, दम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस की, बोले ये तो नहीं था। समझ में आया? यही तो क्वेश्चन आते हैं। समझ में आई मेरी बात? इन 2 में से 3 में से एक हटा देगा, गलत वाला डाल देगा। तुमको पूछेगा बोला आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पता होना चाहिए। बढ़ा सकता है कैसे, एग्रीगेट डिमांड कैसे उसको बढ़ाया जा सकता है, एम्पलीफाई किया जा सकता है। एम्पलीफाई मीन्स बड़ा करना उसे। लेकिन इसलिए मैं बोल रहा हूं पूरी लाइनें नहीं लिखनी होती तो मैं बोलता, मैंने सिर्फ जितना हाईलाइट किया था ना वही लिखना है।
सिर्फ पिक्चर मेमोरी क्रिएट करनी है, नहीं तो मैं बुक से ही पढ़ा देता ना। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या होता है? पहचानना है, काम बड़ा है अपने पास, टाइम कम। हाँ भाई, तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जब दुनिया चालू हुई थी, अर्ली मैन हुआ करते थे पुराने जमाने में, अर्ली मैन हुआ करते थे, तो वहां पे कोई दो सेक्टर्स होते ही नहीं थे। अर्ली मैन क्या करते थे? देखा है कभी फोटोज वोटोज, कहानियां मैंने सुनी होगी स्कूल में भी, बचपन में। अर्ली मैन के बारे में नहीं सुना? अर्ली मैन का नहीं पता? अरे यार, जब पुराने टाइप की, जब बांदर से इंसान वो हुआ था, इवॉल्व हुआ था, समझ रहे हो? फोटो तो देखी होगी एवोल्यूशन वाली। अरे एवोल्यूशन वाली फोटो देखिए, वो 7 स्टेजेस में आदमी बनता है। पहले बांदर था, फिर क्या बन जाता है? आदमी। अब देखा है क्या बंदर कैसे होता है? फिर वो टेढ़ा होते 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 सीधा होते 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 लास्ट में आदमी आदमी बन जाता है। हम भी तो वहीं से एवोल्यूशन हुआ है हमारा भी, समझ रहे हो? सही है। सो तो वो अर्ली मेंस थे, स्टार्टिंग वाले ना। तो यार उस टाइम पे तो एक इकोनॉमी होती नहीं थी, कोई देश ही नहीं होता था, कोई इकोनॉमी थोड़ी ना, तो कोई देश था ना कोई इकोनॉमी थी, ना कुछ भी नहीं था, ना कोई सरकार थी, तो और ना कोई फर्म्स थी। सिर्फ कौन थे? लोग। समझ रहे? मैं भी अर्ली मैन, तुम भी अर्ली मैन। ठीक है, कपड़े वपड़े थे नहीं, या तो पत्ते वत्ते पहन के घूमते थे, या वो जानवरों को मार के उनकी खाल वगैरह पहनते थे। और खाने को क्या ही था, या तो भूख लगती थी तो फ्रूट फ्रूट तोड़ लेते थे, वो मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो जानवर को तोड़ लेते थे। यही काम था। तुम अपनी नीड्स पूरी करते थे, मैं अपनी नीड्स पूरी करता था, हर आदमी अपनी अपनी नीड्स पूरी करता था। सही है। कबीले में रहते थे, याद है? कबीले का सरदार होता है ऐसा। तो यही था जमाना, कोई कोई और सेक्टर था ही नहीं, तो एक ही था, याद रखना, कौन? हुजूर। फिर जमाना बदला, फिर वो सिविलाइजेशन आई जो नाम सुना होगा आपने, मीसोपोटामियन सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सभ्यताएं आई, लोग ग्रुप्स बने, ठीक है, शहर बने, बिल्डिंग बनी, या जो भी चीजें बनी, उन्होंने अपने अपने घर बनाए। फिर चालू हुआ खेल, फिर आई हाउस होल्ड तो थे ही, लोग तो थे ही, फिर आई फर्म्स जो बाकियों को भी सामान बना के दे रही थी। समझ रहे हो मेरी बात? तो फिर दो दो चीजों का निर्माण हुआ। क्या क्या? हाउस होल्ड। दो सेक्टर्स कौन से होते हैं नॉर्मली, जो कोई भी देश में है ही है? हाउस होल्ड है और फर्म है, चीजें खरीदने वाले और चीजें बनाने वाले। फिर क्या हुआ उस सिविलाइजेशन के बाद में? एम्पायर्स थी, बड़े बड़े, है ना, साम्राज्य थे। फिर वो साम्राज्य खत्म हो गए, देश बन गए। देश के अंदर कौन आ गई? गवर्नमेंट। कौन आ गई? गवर्नमेंट। सो विद द गवर्नमेंट एंटरिंग इनटू द सीन, कौन आया भाई साहब? हाउस होल्ड। अब 3 सेक्टर हो गए, हाउस होल्ड, बिजनेस और गवर्नमेंट। क्या बनाने लगी? इकोनॉमिक पॉलिसीज, इकोनॉमी को चलाने के रूल्स रेगुलेशंस, टैक्स वैक्स, आ गई, सरकार का रोल आ गया। उसके बाद फिर देश बन गए। अब देश बन गए तो एक देश दूसरे देश से भी ट्रेड करने लगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब खेल चालू हुआ। सो नाउ देयर इज फोर्थ वन एडेड। चौथा सेक्टर कौन आ गया? हाउस होल्ड, फर्म, तीसरा कौन? गवर्नमेंट, और चौथा कौन? फॉरेन सेक्टर्स। है समझ में? तो 4 सेक्टर्स होते हैं। तो नॉर्मली आज की डेट में कोई भी जो बढ़िया बढ़िया देश है, सब जगह सब ओपन इकोनॉमीज है, सब जगह 4 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के अंदर। कौन कौन से? हाउस होल्ड, फर्म एंड योर गवर्नमेंट एंड योर, समझ में आया? पक्का? चलिए, सो ये कहानी है, लिख लेना नोट्स पे। इस चैप्टर में हमें 3 4 सारे सेक्टर्स पढ़ने वाले हैं। सीबीएसई में मेरे ख्याल से 2 ही सेक्टर्स होते थे, आरबीएसई का नो आइडिया 4 होते। कितना पढ़ाया था? है कोई आरबीएसई बोर्ड में इकोनॉमिक्स था? 4 सेक्टर्स थे क्या? 4 और 3 तो वहां पढ़ाया होगा बिल्कुल। चलो, सो इसमें अपन सारे पढ़ने वाले हैं, ढंग से सुनिएगा। नाम क्या लिखा है? सर्कुलर फ्लो इन अ सिंपल 2 सेक्टर मॉडल। सिंपल 2 सेक्टर मॉडल में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, तो आपको दिखाता हूं मैं कैसे होता है भाई साहब। चलो सुनना भाई। तो फ्लो 2 प्रकार के होते हैं भाई। फ्लो का मतलब इकोनॉमी में 2 ही तो चीजें फ्लो करती हैं, आज भी 2 ही चीजें फ्लो कर रही है। क्या? एक तो गुड्स और सर्विसेज, और एक पैसा। तीसरी चीज बताओ क्या है? सोच लो। फिर 2 ही तो चीजें होती हैं, गुड्स और सर्विसेज और पैसा। 2 ही चीजें होती है इकोनॉमी में, सही है? सो 2 ही चीजें हैं सर। लोग गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, फिर उनको पैसा मिलता है, और यही सब ही है, 2 ही तो फ्लो है।
दो चीजें फ्लो होती है, एक तो गुड्स का फ्लो होता है और एक मनी का फ्लो होता है। तो अब सुनना, पहले दिखाऊंगा गुड्स का फ्लो। गुड्स के फ्लो को बोलते हैं रियल फ्लो। क्या बोलते हैं? सो व्हाट इज रियल फ्लो? सामने देखो, देखो सबसे पहले रियल फ्लो मतलब इसमें कहीं पैसा नहीं आएगा, सिर्फ किसकी बात होगी? गुड्स की। तो गुड्स और सर्विसेज की। तो देखो पहले कैसे होता है, पहले गुड्स बनते हैं। तो गुड्स कौन बनाता है? फर्म्स बनाती है। कैसे बनाएगी? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड देंगे ना, दो सेक्टर होते हैं। अच्छा पहले तो नाम बताता हूं, पहला एक सेक्टर का नाम हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन होते हैं? मैं, अपन जो लोग हैं हाउस होल्ड होते हैं। हाउस होल्ड का मतलब सर, वी आर द कंज्यूमर्स ऑल्सो प्लस वी आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के भी मालिक हम ही है। अरे मैं लेबर नहीं प्रोवाइड कर रहा क्या? लेबर प्रोवाइड कर रहा हूं, मेरे पास रेंटल इनकम आती है, रेंट मतलब लैंड भी प्रोवाइड किया है मैंने। तो सर मैं 2 फ्लोर रेंट पे डाले हुए हैं, तो उससे रेंट भी आता है। तो देखो मैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मालिक भी हूं। ठीक है, कहीं लैंड प्रोवाइड किया हुआ है कि लेबर भी प्रोवाइड कर रहा हूं। अभी यहाँ पे भी कर रहा हूँ, दूसरी जगह भी कर रहा हूँ, लेबर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कोई ना कोई फॉर्म को ही तो कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता है? हाउस होल्ड प्रोवाइड्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू दी फर्म्स। पहले क्या होता है सर? हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करता है किसको? फर्म्स को। तो दिया। अब फर्म्स उसके बदले में, अच्छा पैसे ही या गुड्स है? सर्विसेज है ना। पहले हाउस होल्ड अपनी सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको देते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर किसको प्रोवाइड करते हैं? फर्म्स को। अब फर्म्स उसके बदले में क्या बना के देगी? गुड्स और सर्विसेज। कुछ ना कुछ देखो, तो आज जैसे ये इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे भी हम सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, मान लो तो मैं अपने, भाई हमने अपन क्या देते हैं? हाउस होल्ड अपन सभी फर्म्स को अपन सर्विसेज देते हैं, फैक्टर इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और बदले में फर्म क्या बना के देती है? गुड्स और सर्विसेज। तो बदले में फर्म बना के देती है गुड्स एंड सर्विसेज, और वो कौन खरीदते हैं? अपन लोग ही खरीदते हैं। आप में से ही मान लो, एक एग्जांपल ले लो, मेरा काम है पढ़ाने का, किसी का काम है खाने का, किसी का मतलब खाना बनाने का, रेस्टोरेंट का, किसी का काम है मान लो गाड़ियों का, किसी का काम है ट्रेन का, कोई कुछ ना कुछ, किसी का काम है कपड़े बनाने का, किसी का काम है टूथपेस्ट बनाने का, किसी का काम है बोतल बनाने का, किसी का काम है बिस्किट बनाने का, कुछ ना कुछ काम ही तो कर रहे हैं सब। सब अपना अपना क्या दे रहे हैं? अपन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किसको देते हैं? कोई ना कोई कंपनी को देते हैं, और कंपनी बदले में क्या बनाती है? उससे गुड्स और सर्विसेज। और अब वही कौन खरीदते हैं? वो खरीदते भी अपन ही है। आई भाई समझ? ठीक है, तो इसको कौन सा फ्लो बोलते हैं बेटा? रियल फ्लो। क्या बोलते हैं इसको? रियल फ्लो। मैंने सोचा था थोड़ा सा टाइम बचा लूंगा, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखते हो क्या समझ में नहीं आता, लगता है कि बताना ही पड़ेगा खुद ही। हाँ भाई सामने देखो। सो मैंने क्या कहा, इकोनॉमी में कितने फ्लो होते हैं? दो फ्लो होते हैं, सर्कुलर फ्लो। अब दो फ्लो हमेशा होते ही होते हैं। एक होता है गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो, क्या बोलते हैं उसको? रियल फ्लो, ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं सिर्फ, पहला सेक्टर कौन सा होता है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड होता है। फिर कौन होते हैं? फर्म्स। हाउस होल्ड कौन लोग होते हैं? बताओ, हाउस होल्ड कौन होते हैं? द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के मालिक होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर के मालिक भी होते हैं, प्लस क्या होता है? कंज्यूमर्स ऑल्सो, दे आर कंज्यूमर्स ऑल्सो, बायर्स ऑल्सो, डिमांड भी करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो दे डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो। ठीक है, फर्म्स क्या करती है? अरे फर्म्स, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, अब लो सामने देखो, हाउस होल्ड क्या देता है भाई इनको? फर्म्स को क्या देगा? फैक्टर इनपुट्स, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन देगा इन फॉर्म ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। फिर फर्म बदले में क्या बना के देती है उससे? गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, फ्री कौन सा फ्लो हुआ?
रियल फ्लो, कहीं पैसे की बात ही नहीं हुई। भाई हमने तुमको सर्विसेज बना के दी, तुमने बदले में क्या बना के दिया? गुड्स एंड सर्विसेज, खत्म बात। ठीक, अब इधर देखो बगल में, अब इधर बना रहा हूं मनी फ्लो। तो दूसरा फ्लो जो होता है वो होता है मनी फ्लो। मनी फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं इसको। अब इकोनॉमी में मनी भी फ्लो होता है, लेकिन मनी वही दो सेक्टर्स हैं अपने, हाउस होल्ड और फर्म। अब सुनो, मनी पहले कहां से फ्लो होता है? पहले देश में क्या होते हैं? प्रोडक्शन, गुड्स बनेंगे, फिर बिकेंगे, फिर इनकम का जनरेशन होगा। बताया था ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहले गुड्स बनेंगे, फिर बिकेंगे, फिर इनकम जनरेट होगी, फिर बढ़ती है इनकम किसमें? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। तो सर इनकम पहले कहां से बढ़ेगी, चालू होगी? फर्म से। तो तुमने फर्म को क्या दिया था? तुमने फर्म को क्या दिया था? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब इसके लिए क्या मिलेगा तुम्हें फर्म से? पैसा। तो फर्म विल गिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले तुमको क्या देगी? फैक्टर पेमेंट्स इन फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। सही बात है, लैंड दिया होगा तो रेंट मिलेगा, लेबर दिया होगा तो वेजेस मिलेगा, ऐसे करके। अच्छा, अब फिर फर्म ने क्या बेची थी तुमको? गुड्स और सर्विसेज। तुम फर्म को क्या दोगे? अरे पैसा आ गया ना तुम्हारे पास, ये पैसा आया, उस पैसे को क्या करोगे? खर्च करोगे ना। तो पैसा वापस किसके पास पहुंच जाएगा? किसी ना किसी फर्म के पास ही जाएगा। आज मैं तुमसे पैसा कमा रहा हूं, दूसरी जगह से पैसा कमा रहा हूं, रेंटल इनकम कमा रहा हूं, क्या होता है फिर? इसको खर्च भी तो करता हूं। तो ये पैसा किसी ना किसी फर्म के पास ही चला गया, फर्म से ही पैसा मेरे पास आया, और मैंने भी कहीं ना किसी फर्म को ही दिया। देख लो, ऐसे होता है इकोनॉमी में। तो मनी की फ्लो ऐसे ही करता है। अरे बोलो समझ में आया क्या? सो हाउस होल्ड ऑल्सो, और वो पैसा वापस से कहां चले जाएगा? फर्म के पास। कैसे? क्योंकि मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करूंगा ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। उस इनकम से क्या करेगा आदमी? खर्चा करेगा, और क्या करेगा? बताया था इनकम से तो काम करता है, कंजम्पशन करता है, थोड़ा बच जाए तो सेव कर लेता है। अरे आगे ये बस। चलो, तो ये कौन सा फ्लो होता है? रियल फ्लो। वो कौन सा फ्लो होता है? मनी फ्लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना बेटा एक बार, प्रगति। हो गया? अब सामने देखेंगे सब लोग। अब कुछ नहीं, इन दोनों को जोड़ देता हूं, उसी को बोलते हैं टू सेक्टर मॉडल। दोनों को जोड़ देते हैं, ये लो। तो टू सेक्टर मॉडल, हाउस होल्ड, फर्म। पहले बनाओ रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होता है बोलो? अरे हाउस होल्ड क्या देगा इसको? फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बदले में फर्म क्या बना के देगी? गुड्स और सर्विसेज। इसको कौन सा फ्लो बोलते हैं? रियल फ्लो। अब पैसे का, इनकम का फ्लो दिखाओ। फर्म से पैसा पहले फर्म से चालू होता है, तो फर्म पहले क्या देगी इनको? और क्या देगी? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट किस फॉर्म में होता है? रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। उसके बाद कि पैसे को हाउसहोल्ड वापस से खर्च करेंगे, और कहीं ना कहीं वापस किसी ना किसी किसके पास चला जाएगा? किसी ना किसी फर्म के पास ही जाएगा। सो नाउ द हाउसहोल्ड विल मेक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं, वो खर्चा करते हैं ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, और वो पैसा फिर से फर्म के पास पहुंचे। तो इसको क्या बोलते हैं? टू सेक्टर मॉडल। क्लियर है? पक्का? अब यहां पे हम क्या मान के चलते हैं कि कोई पैसा पूरा का पूरा खर्च कर रहे, कुछ भी बचा नहीं रहे, कोई सेविंग नहीं हो रही, देख रहे हो पूरा का पूरा मेरे पास आया, और अपन पूरा का पूरा फर्म हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड के पास जो भी आया वो पूरा का पूरा क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो इसमें याद रखिएगा हमारा जो अजम्पशंस है वो क्या क्या होते हैं। जैसे टू सेक्टर मॉडल में अजम्पशन है दैट देयर इज नो गवर्नमेंट सेक्टर। दो ही सेक्टर्स होंगे। कितने सेक्टर होंगे? दो ही सेक्टर्स होंगे। कौन कौन से? हाउस होल्ड और फर्म। फिर एक और अजम्पशन क्या है कि कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, कोई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होगा, नो फॉरेन सेक्टर। ठीक है,
फिर जितने गुड्स बनेंगे, टोटल प्रोडक्शन जितने बनेंगे पूरे के पूरे बिकेंगे, ऐसा मान के चल रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल इनकम, और पूरा का पूरा इनकम को अपन क्या कर देंगे, खर्च कर देंगे, टोटल एक्सपेंडिचर। यही होता है, तीन ही तो फेज होते हैं, प्रोडक्शन, इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन। जितने के बने उतने के बिकेंगे, बिकेंगे इनकम जनरेट होगी, और उतने के उतने ही खर्च हो जाएंगे। समझ में आया? हो गया? चलो, अब दुनिया ऐसी चल रही थी बढ़िया, दो ही सेक्टर हुआ करते थे, खरीदने वाले, बेचने वाले, बनाने वाले, दो ही होते थे। फिर बीच में कौन आ गया भाई साहब, फिर आया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों का वो सिस्टम चालू हुआ। अब अगर मैं इसमें बीच में बैंक का सिस्टम घुसा दूं तो क्या होगा, फिर चालू हुई गड़बड़ी, क्योंकि लोगों को एक साधन मिल गया। बोला अच्छा, पूरा का पूरा खर्च नहीं करना होता, अच्छा हम तो पूरा ही उड़ा देते थे। बोला अच्छा, अब से क्या करा करेंगे, थोड़ा सेव करा करेंगे। तो सेव करने से अब बताओ फ्लो में कितना जाएगा, कम जाएगा ना। खुद सोचो, इनकम पहले होता है प्रोडक्शन, फिर होता है इनकम, फिर होता है, तो पहले क्या होता था, जितने के बने, अरे जितने के 100 करोड़ के बने तो 100 के बिके, पूरा इनकम जनरेट हुआ, पूरा का पूरा बटा, और पूरा का पूरा खर्च हो जाता था 100 करोड़। फिर वापस से फ्लो में 100 करोड़ गया तो 100 करोड़ घूमता रहता था। लेकिन अब तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे पास गुड्स बने 100 करोड़ के, तुम्हारे पास पैसे आए 100 करोड़ मिल गए, अब तुम हो गए बावले, नहीं नहीं पूरे थोड़ी खर्च करेंगे। तुम्हें पहले तो साधन था ही नहीं कोई जहां तुम बचा सकते थे पैसे, अब क्या खुल गया इधर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब तुम क्या करोगे, इसमें से बोला 20 करोड़ बचा लो, और तुमने खर्च कितने किए, सिर्फ 80 करोड़, तो ये आगे फिर फ्लो में कितना जाएगा, 80 करोड़, 80 करोड़। तो सर अब आप लोगों को साधन मिल गया ना एक सेव करने का। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, सेविंग्स करते हैं, जहां से लोग सेविंग कर सकते हैं और फिर बोरोइंग भी कर सकते हैं। सो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आया उसके बाद में। अब सुनो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स ये सब हो गए। फिर क्या करने लगा आदमी, हाउस होल्ड पूरा का पूरा खर्च नहीं करता था, थोड़ा सा क्या कर लेता था, सेव कर लेता था। ठीक है, और अब सोचो सेव करने से इकोनॉमी से पैसा निकल गया। पहले अच्छा भला 100 करोड़ चल रहा था, लेकिन तुमने अब पैसा बचा लिया, पूरा खर्च ही नहीं किया, तो इकोनॉमी में से पैसा कम हो गया। अब अगर ऐसे ही होता रहेगा तो इकोनॉमी तो नेशनल इनकम गिरने लग जाएगी, तुम्हारी गिरी गई 100 करोड़ से 80 पे आ गए। सेविंग्स इज नॉट अ गुड थिंग फॉर नेशनल इनकम। समझ में आ रही मेरी बात? तो अगर आप सेव ही करते रहोगे तो वो तो पैसा निकलते जाएगा फ्लो में से। समझ रहे हो, खजाना आएगा जब भाई उस फ्लो में से पैसा ही निकाल लिया तुमने, तो उतना ही फिर डलना भी जरूरी है पैसा। इंजेक्शन बोलते हैं उसको, एक होता है लीकेज, एक होता है इंजेक्शन। समझ में आया? मान लो तुम रास्ते में जा रहे थे, हेलमेट लगाते नहीं हो, सर फट गया, तुम्हारा खून निकल रहा भाई साहब, आधा शरीर का खून खाली हो गया। अब अस्पताल में जाओगे, क्या करेगा डॉक्टर, डालना पड़ेगा ना सर, क्योंकि निकल भी तो गया है। अगर हार्ट भाई पंप, खून नहीं मिलेगा तो हार्ट पंप नहीं करेगा, मर जाओगे। तो इसलिए भी डॉक्टर ऊपर से खून डालेगा। तो वही इकोनॉमी होती है सर। इकोनॉमी में से जब लीकेज हो गया तो कैसे उसका पेस स्लो हो जाता है, दिल धड़कना उसका स्लो हो जाएगा, फ्लो स्लो हो जाएगा। क्या जरूरी है उसके लिए, ऊपर से फिर डालना। तो अगर सेविंग हो रही है तो लीकेज भी, इंजेक्शन भी बहुत जरूरी होता है। तो फर्म ये क्या करती है, ये जो सेविंग्स हो रही है, इंस्टीट्यूशन इसको क्या करेंगे, इन्वेस्ट भी करते हैं। और क्या होना चाहिए, देखो अगर देश को हमें बढ़िया से चलाना है तो जितनी सेविंग हो उतना ही इन्वेस्टमेंट जरूरी है। सोचो जितना निकला, 20 करोड़ सेविंग करी, इन्वेस्ट भी कर दिया 20 करोड़, तो फिर तो ये 100 करोड़ चलता रहेगा बढ़िया से। सोचो जितना खून निकला ऊपर से डाल दिया उन्होंने, हो गया बराबर, चल रहेगा मामला। समझ में आया? तो ये दो वर्ड्स मैंने अभी आपको बोले, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमी में वैसे तो सब बढ़िया चलता रहता है, लेकिन अगर क्या हो जाए, लीकेजेस, तो याद रखना दो शब्द बता रहा हूं इधर, लीकेजेस और इंजेक्शंस। लीकेजेस क्या करते हैं, पेस को स्लो करते हैं, स्लो द फ्लो ऑफ इनकम। और ये क्या कर देते हैं, इट फास्टन्स द फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, एग्जाम्पल देखो भाई, एग्जाम्पल एक क्या होता है, सेविंग लीकेज है,
इकोनॉमी में से पैसा निकल रहा है और इन्वेस्टमेंट इंजेक्शन है, ठीक है। अब सुनो, सेविंग इन्वेस्टमेंट दो चीजें होती है। फिर अब देखो, ऐसे ही फिर सरकार आई, 3 सेक्टर का मॉडल आया दुनिया में। पहले तो 2 ही सेक्टर थे, फिर 3 सेक्टर है। 3 सेक्टर में कौन आ गई? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या लेने लग गई? टैक्स। बोले देश में रहने तो टैक्स दो। अब टैक्स, अगर इनकम में से टैक्स तुमको दे दूंगा तो इनकम क्या बचेगी? कम हो जाएगी ना। इससे इनकम और कम होने लग गई। तो फिर टैक्सेस वगैरह लेने लग गए। टैक्सेस भी क्या है? लीकेज है, इकोनॉमी में से पैसा जा रहा है, ज्यादा सरकार टैक्स लेने लग जाएगी तो हो जाएगी, लंका लग जाएगी इकोनॉमी की। फिर और टैक्स क्या, फिर दूसरा क्या होता है? सब्सिडीज। अब सुनो, एक और 4th सेक्टर भी आ गया। फिर लोग जो है वो बावड़े हो गए और विदेशी गुड्स खरीदेंगे, इंपोर्ट्स। तो इंपोर्ट से बोलो, इंपोर्ट्स में क्या दिक्कत है सर? खर्चा ही तो कर रहे हैं, लेकिन बेटा दूसरे के देश में जाएगा ना पैसा। सो इंपोर्ट क्या है? एक तरीके से हमारे देश से पैसा निकल रहा है उसमें से, फ्लो में से। और एक्सपोर्ट क्या है? ये बढ़िया है सर, एक्सपोर्ट करो। एक्सपोर्ट करोगे तो प्रोडक्शन तो यही हो रहा है, वहां से पैसा यहां आएगा तो हमारा फ्लो बढ़ जाएगा। सोचो 100 करोड़ घूम रहे थे, तुम दूसरे देश से बेचते ही खरीदते नहीं थे, लेकिन अब बेचने लग गए। बन तो यही रहे, बन यही रहे, पैसा कहां से आएगा? वहां से। तो ये तो फ्लो और आ जाएगा, 100 के अलावा भी समझ में आया? तो ये होते हैं लीकेजेस और इंजेक्शंस। जब 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर सारे याद होने चाहिए। अब इकोनॉमी में सब बढ़िया चलता रहेगा अगर क्या हो, क्या हो? जितने लीकेज हुए अगर उतने ही क्या हो, तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में रहेगी, बढ़िया चलता रहेगा सब। लेकिन अगर क्या हो, निकले ज्यादा, लीकेज हो जाए ज्यादा और इंजेक्ट हुए कम, तो नेशनल इनकम क्या हो जाएगी? डिक्रीज। सो if the savings, if the leakages are more than the injections, निकले ज्यादा आए कम, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? नेशनल इनकम विल फॉल। समझे? अब इसलिए तो मोदी जी बोलते हैं वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया, यहीं से खरीदो। इफ लीकेजेस आर लेस देन इंजेक्शंस, मान लो निकले कम आए ज्यादा, सोचो फ्लो में से पैसा गया कम आया ज्यादा, तो ये तो नेशनल इनकम बढ़ जाएगी सर, मस्त हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। सो नेशनल इनकम विल राइज और देश कब बढ़िया चलता रहता है? इक्विलिब्रियम में रहता है देश कब? व्हेन इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन इकोनॉमी। इक्विलिब्रियम कहां आता है? जब दोनों क्या हो? अरे बोलो, when leakages are equal to, अरे बोलो कंजरों, मुंह से आवाज निकाला करो। लीकेजेस आर इक्वल्स टू इंजेक्शंस। समझ में आया? तो ये बात बहुत जरूरी है देश के लिए, जितना गया उतना आना चाहिए, ठीक है बेटा? स्क्रीनशॉट लेना प्रगति एक बार, एक सेकंड रुक जाओ। हाँ अब ले लो। ओ चलो सामने देखो, हो गया? समझ में आया? अब वापस से अभी एक शब्द मैंने इंट्रोड्यूस किया, बाकी तो सब समझ में आ ही गया होगा। एक शब्द यहां पे इंट्रोड्यूस किया मैंने आपके सामने, क्या? कौन सा वर्ड नहीं बोल सर? ये क्या है? ये और वो। एक बात बताओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी अपन ने? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर इक्विलिब्रियम कब आता था? करेक्ट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में अपन ने पढ़ा है कि ये वो डायग्राम वाला चैप्टर पढ़ा था, याद करो। तो वहां कहां आता है इक्विलिब्रियम? जब मार्केट डिमांड किसके बराबर हो? मार्केट सप्लाई के बराबर, वहां इक्विलिब्रियम आ जाता है। अरे बोलो यस और नो, है ना? ऐसे ही, लेकिन ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है सर, देश वाली इकोनॉमिक्स में कहा आएगा इक्विलिब्रियम? जहां पे कौन से, अब यहां कौन से 2 शब्द डालोगे? यहाँ पे माइक्रो में इक्विलिब्रियम कहां आता है? जब मार्केट डिमांड इज इक्वल टू दी मार्केट सप्लाई। ऐसे यहाँ पे कैसे आएगा सर? पूरे देश की डिमांड, एक मार्केट की बात थोड़ी चल रही है यहाँ कोई, पूरे देश की डिमांड। देश की डिमांड को बोलते क्या? एग्रीगेट डिमांड। तो देश में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड का लेवल किसके बराबर हो? एग्रीगेट
सप्लाई के बराबर। मतलब जितना प्रोड्यूसर बेचने का सोच रहे हैं, अगर उतनी ही क्या हो जाए, डिमांड। सोचो, प्रोड्यूसर जितना बेचने का सोच रहे हैं, लोग डिमांड भी उतना ही कर रहे हैं, एग्जैक्टली इक्वल। ना कोई एक्सेस डिमांड, ना कोई एक्सेस सप्लाई, तो ना महंगाई होगी ना डिफ्लेशन होगी, मस्त चलता रहेगा सर। महंगाई क्यों होती है? बिकॉज समटाइम्स द डिमांड का लेवल एक्सीड्स द सप्लाई का लेवल, महंगाई हो जाती है। डिफ्लेशन क्यों होती है? क्यों होती है? क्योंकि कई बार जो प्रोड्यूसर सोच रहे हैं, बेचना चाह रहे थे जितना, जितना ही बना के बैठ गए, उतना डिमांड ही नहीं हुआ, डिमांड उससे कम है, तो फिर तो ये प्राइस डाउन हो ही जाती है। ये चीज है। तो कब सब सही चलता रहता है? जब दोनों बराबर, जितना वो बेचने का सोच रहे हैं, अगर उतनी ही डिमांड हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अब सुनना। तो एग्रीगेट डिमांड इक्विलिब्रियम कब आता है? जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होना चाहिए? एग्रीगेट सप्लाई के बराबर। ठीक है, सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? पूरे देश के लोग कितना खरीदने का सोच रहे हैं, कितना डिमांड करने का सोच रहे हैं, कितना खर्चा करने का सोच रहे हैं, कितना, अरे कितना खर्चा करने का सोच रहे हैं। तो याद रखिएगा, एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू द टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर on goods and services in the economy in 1 year। मतलब सर, टोटल हमारे देश के लोग कितना, अरे कितना डिमांड करने का सोच रहे हैं। क्या डिमांड करते हैं लोग? गुड्स और, तो कितना खर्चा करना चाह रहे हैं वो डिमांड वही तो होती है डिमांड। डिमांड क्या होता है कि भाई सारे लोग कितना डिमांड करने का चाह रहे हैं, सारे लोग कितना खर्चा करने वाले हैं चीजों पे, चीजों पे ही खर्चा करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को कैसे कहा जाता है? ऐसे, इट रेफर्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया? इन 1 ईयर। अब एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? सप्लाई कौन करता है? एग्रीगेट सप्लाई मीन सारे प्रोड्यूसर्स, देश के जितने भी लोग कुछ ना कुछ प्रोडक्शन करते हैं, सारे मिलके कितना बेचना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। अब बोलो सर ये कैसे निकालोगे? अब ये थोड़ा ट्रिकी गेम है। तो इसको क्या बोलते हैं कि जितना बेचेंगे, फिर बेचने से क्या आएगी? याद करो, हमने पढ़ा है 3 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 3 होते हैं ना, कौन कौन से? पहले क्या होता है? सामान का प्रोडक्शन। ठीक है, तो कितने सारे लोग मिलकर कितने के गुड्स और सर्विसेज बनाएंगे, फिर क्या उससे, उसको बेच के क्या जनरेट होती है? इनकम। अरे है ना? फिर इनकम जिसमें बढ़ती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, फिर उसे वो क्या करते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसका उससे क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं। तो यार एक बात बताओ ना, एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो, तो यहां पे हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई की। एग्रीगेट सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर्स। प्रोडक्शन करेंगे फर्म्स। अरे फर्म्स करती है ना प्रोडक्शन, सारी फर्म, सब लोग कितना प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, कितने रुपए के गुड्स बनाना चाह रहे हैं, बेचना चाह रहे हैं। सो हाउ मच क्वांटिटीज दे आर प्लानिंग टू सेल। ठीक, कैसे पता लगेगा सर? अरे सिंपल है ना, जितना बेचेंगे उतना कमाई भी तो होगी। जो बनाएंगे वो पूरा बिकेगा, हम ऐसा मानते हैं। जो बनाएंगे वो पूरा बिकेगा और किस में कन्वर्ट होगा? इनकम में। तो इसलिए बोला जाता है कि एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू द नेशनल इनकम। एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? अरे एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? इट इज द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। अरे जितने के गुड्स बनाएंगे ये लोग, उतना ही तो इनकम जनरेट होगा। तुम्हारे से नहीं होता कुछ भी, डिमांड वालों से ये होगा। पहले ये गुड्स बनाएंगे, फिर उसे बेचेंगे तुमको, तुमसे इनके पास पैसा जाएगा, तो जो पैसा आया वही तो देश का पैसा है, नेशनल इनकम। सो एग्रीगेट सप्लाई इज कॉल्ड द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है भैया? टोटल इकोनॉमी में टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, तो जितने के गुड्स बनेंगे उतनी इनकम भी तो जनरेट होगी ना सर। टोटल कितना ये लोग गुड्स बनाना चाह रहे हैं, कितना बेचना चाह रहे हैं, सारे प्रोड्यूसर्स मिलके, वो क्या होती है? एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है सर?
नेशनल इनकम के बराबर होती है। अरे बोलो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है? नेशनल इनकम के बराबर होती है। अब से याद रखो, मैक्रो चालू हो गया तो इनकम के लिए अपने को वाई बोलना पड़ेगा, क्योंकि आई किसको देते हैं हम? इन्वेस्टमेंट को। तो एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर होती है सर? नेशनल इनकम के बराबर। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ सर, इनकम से तो आदमी दो काम करता है, क्या क्या? कंजम्पशन और सेविंग करता है। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर इनको जोड़ के बताओ, फॉर्मूला से एक नया क्या फॉर्मूला बन गया? तो एग्रीगेट सप्लाई कैसे आती है देश में? सर एग्रीगेट सप्लाई को नेशनल इनकम बोलते हैं, और इनकम से आदमी दो काम करता है, सी और एस। तो कैन वी से दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू, ऐसा बोल सकते हैं क्या? हाँ तो आज से ऐसा बोलेंगे, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। समझ में आ गया? अब इधर आ जाओ, इधर आ जाओ थोड़ा सा। टोटल एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? टोटल इकोनॉमी में कितना डिमांड लोग करना चाह रहे हैं, टोटल कितना खर्चा करना चाह रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज में। खर्चा खर्चा खर्चा। अभी पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड, अभी पढ़ा है सबसे लास्ट में। सो इकोनॉमी में कितना खर्चा होने वाला है, एक्सपेंडिचर मेथड। याद करो, जीडीपी एंड एमपी आती थी क्या? कैसे आती थी? चार आइटम को ऐड करके, इसी को तो बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड, अब सुनना, एग्रीगेट डिमांड या टोटल एक्सपेंडिचर, कितना गुड्स पे खर्चा होने वाला है। खर्चा कौन कौन करता है? सभी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर भी करता है, उसको क्या बोलते थे अपन? PFCE बोलते थे। फिर सरकार भी खर्चा करती है, उसे क्या बोलते थे? GFCE बोलते थे। जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सरकार भी कंजम्पशन करती है। ऊपर से जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी क्रिएट होता था, असेट्स असेट्स पे भी पैसे लगाते थे, GDCS इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको। कैपिटल फॉर्मेशन को खुद ही बताया मैंने, कैपिटल फॉर्मेशन मींस इन्वेस्टमेंट। और चौथा क्या होता था? नेट एक्सपोर्ट्स। तो सर विदेश वाले गुड्स पे भी तो हम क्या करते हैं? अरे विदेश वाले गुड्स को भी क्या करते हैं? खर्चा करते हैं ना, उसमें भी इंपोर्ट करते हैं। अच्छा हम वहां से मंगाते हैं, फिर वो भी तो हमसे मंगाते हैं। विदेश वाला आइटम हमेशा किसमें लेते हैं? नेट। हमेशा सिखाया है आपको। तो चलो अब सुनो, इसी से मैं एक फॉर्मूला बनाता हूं, देखो। तो हाउस होल्ड्स, घरेलू, आप लोग, मैं, हम लोग जो होते हैं, अपन जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करते हैं उसको सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अच्छा फिर इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं? तो कंजम्पशन, अरे आम जनता, हाउस होल्ड, वो जो खर्चा करती है वो कंजम्पशन बोलते हैं उसको। जो फर्म्स वगैरह इन्वेस्ट करेंगी, इन्वेस्टमेंट जो होती है, कैपिटल फॉर्मेशन जो हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं? अरे उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। अब सरकार जो खर्चा करती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सरकार भी तो करती है सर, उसको बोलते हैं जी। क्या बोलते हैं? और इसको तो तुम जानते ही हो, क्या बोलते हैं? नेट एक्सपोर्ट्स। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं अब से ये नाम बोलना, तो बताओ अब इकोनॉमी में टोटल एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट डिमांड कैसे आएगी अब से? तो एग्रीगेट डिमांड कैसे आएगी? अब ये चार सेक्टर है ना, मैंने चारों लिए अज्यूम किया है, तो चार सेक्टर में कैसे आती है सर? सारे आइटम ऐड कर दो। जो हाउस होल्ड है, चार सेक्टर होते हैं ना, हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द। समझ में आया? हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉरेन सेक्टर। तो C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M, फोर सेक्टर। आई बात सर? CBSE में दो ही सेक्टर आपने पढ़े होंगे, C और I। ठीक है। अब जब तीन सेक्टर होते हैं तो क्या आया था? एक हटा दो इसमें से, फॉरेन वाला। तीन सेक्टर में क्या बचा? ये हटा दो, तो बचा C प्लस I प्लस G। और जब दो ही होते हैं सेक्टर तो क्या होगा? जब एग्रीगेट डिमांड दो ही सेक्टर होंगे भाई, तो क्या होगा? C और I। समझ में आया सभी को? अरे बोलो पक्का? ये सब नोट्स में लिख रहा है भाई, अच्छे से नोट्स बनाओ, अपने दिमाग में क्लैरिटी रखो। फिर बता रहा हूं एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। डिमांड कौन करते हैं? सारे बायर्स, सारे कंज्यूमर्स मिलकर कितना खरीदने का सोच रहे हैं गुड्स और सर्विसेज।
कितना खरीदेंगे तो खर्चा होगा ना, तो टोटल खर्चे को ही बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल एक्सपेंडिचर कितना होने वाला है देश में, उसको क्या बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड। अब आओ सप्लाई पे, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, सारे प्रोड्यूसर मिलकर कितना बेचना चाह रहे हैं, अरे तो बेचेंगे तो क्या जनरेट होगी, बनने तो पड़ा है जितने का बनेगा उतने का बिकेगा उतने का एक्सपेंडिचर होगा, जितने के बनाएंगे ये लोग वो बिकेंगे, उससे क्या जनरेट होगी, इनकम। इनकम से आदमी दो ही काम करता है, कंजम्पशन और, समझ में आया। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, नेशनल इनकम, और इनकम से आदमी क्या काम करता है, कंजम्पशन और सेविंग। सो वी कैन से दैट एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एंड सेविंग। आगे बात समझ। और एग्रीगेट डिमांड, अरे तो लिया ही नहीं सर, एग्रीगेट डिमांड के तो आइटम ही नहीं खोले। एग्रीगेट डिमांड नॉर्मली अगर बोले तो दो ही सेक्टर है अज्यूमिंग, अरे क्या होगी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। उसका नाम बताया तो इसका भी बताओ सर, सी प्लस आई, क्योंकि टू सेक्टर चल रहे हैं ना, टू सेक्टर में ये क्या होता है, ए एस इज इक्वल्स टू सी प्लस एस एंड ए डी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई। ठीक है। अब एक लास्ट चीज अगर समझ सकते हैं तो समझो, इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहां आता है, इक्विलिब्रियम टू सेक्टर में कैसे आएगा, जब एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगी, जितना लोग बेचने का सोच रहे हैं उतनी ही क्या होनी चाहिए, डिमांड। तो इसका मतलब एडी क्या होता है सर, इसका मतलब सी प्लस आई किसके बराबर होना चाहिए, सी प्लस एस के। ठीक है, दोनों जगह सी और सी क्या है, अच्छा सी क्या होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, किसके बराबर होनी चाहिए, कंजम्पशन और सेविंग के बराबर। ठीक है, अब सुनना, तो सी और सी तो कॉमन आ रहा है, इसका मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि जितनी लीकेजेस, सेविंग क्या होता है लीकेज, और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, अरे बोलो, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंजेक्शन। तो सर जहां ये दोनों हमेशा बराबर होंगे तो मैंने क्या कहा था, देश में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम। सोचो जितनी सेविंग हुई उतना ही क्या हुआ, लीकेज, सॉरी जितना लीकेज हुआ उतना ही क्या हो गया, सोचो 20 करोड़ निकले और 20 करोड़ ही आ गए, सब चलता रहेगा ना बढ़िया। सो याद रखना ऐसे होते हैं, ये दो सेक्टर्स हैं, दो, अब ऐसे 3 आएगा 4 आएगा, ऐसे करके कहानी बनाओ। सर मैं सभी को सामने देखना, कल मैं आपको अब इसमें सब एक एक आइटम आपको समझाऊंगा, सारे इनके बारे में बात करेंगे, डिटेल में ऑब्वियसली बात करेंगे कंजम्पशन के बारे में। ठीक है, समझ में आया सभी को। तो सी प्लस आई होता है ये, और ये होता है सी प्लस। हाँ भाई स्क्रीनशॉट रुको लेना, मैं बताता हूँ कहां से लेना, एक मिनट। अब मैंने यहाँ डायग्राम क्यों नहीं बनाया एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई का, क्योंकि अभी जब मैंने पढ़ाया ही नहीं, समझ में आया। हाँ भाई, सो स्क्रीनशॉट लेना बेटा यहां से एक बार, प्रगति स्क्रीनशॉट लेना एक बार, हो गया क्या, अरे वो तुम लो एक बार यहां से फोटो लेना एक बार, इनका मामला गड़बड़ चल रहा है क्योंकि अरे ये लिख लिया था क्या, तो हो गया था शायद, हो गया था ये तो, ठीक। चलो बेटा इतना बढ़ गया ना, नोट्स बनाना सब। अब अच्छा हाँ, टाइम है ना आपके पास, टाइम नहीं है, एनी टाइम, काम खत्म है क्या सारे, सभी क्वेश्चन करे हुए आप लोगों ने, अरे सारे नोट बनाओ काम करो, अगली क्लास कितने बजे, नहीं कह रही, तब तक पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जो भी आपका काम है पेंडिंग इको का कर लो, अगर कुछ पेंडिंग है तो पहले बता रहा हूँ, मार्केट के क्वेश्चन हो गए क्या, मार्केट के क्वेश्चन हो गए सबके पास ना काम बहुत पड़ा हुआ है आपको,
टाइम है नहीं एक्स्ट्रा बेस करने की, तो आप बात